का मौका दिया। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। माननीय रेल मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, रेलवे की डिमांड फॉर ग्रांट्स पर बहुत ही सार्थक चर्चा हुई। कल से करीब 200 मान्यवर सांसदों ने इस चर्चा में भाग लिया। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय 200 नहीं, 210 से ज़्यादा 210 से ज़्यादा मान्यवर सांसदों ने इस चर्चा में भाग लिया। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष जी। आपने एक ऐसा ऐतिहासिक काम किया है जो लोकतंत्र की परंपरा में एक मील का पत्थर साबित होगा। आपने लोकतंत्र को मजबूत किया है और सभी मान्यवर सांसद, जो कि एक मान्यवर सांसद 15 लाख से लेकर 35 लाख भारत के नागरिकों को रिप्रेजेंट करते हैं, उन सभी मान्यवर सांसदों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने सबने अपने अपने क्षेत्र की बात को रखा और एक सार्थक चर्चा में भाग लिया। आज की इस चर्चा का मुख्य बिंदु ये रहा, जो कल से कई मान्यवर सांसदों ने अपने अपने क्षेत्र में जो काम हुआ है उसके बारे में चर्चा की। माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया और जो काम और चाहते हैं उसकी उन्होंने डिमांड की। अच्छे लोकतंत्र में और एक अच्छी परफॉर्मिंग सरकार है जहां पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजनीति को एक नया मोड़ दिया है, एक नया रूप दिया है। पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस पे लेके आए हैं, पॉलिटिक्स ऑफ वोट बैंक से हटाकर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस पे लेके आए। ये उसका बहुत अच्छा एक उदाहरण है कि पिछले 2 दिनों से इस चर्चा में सभी मान्यवर सांसद अपने अपने क्षेत्र में कुछ न जो काम हुआ है उसके बारे में वो रख पाए विषय। इवन जो हमारे मोस्ट वोकल क्रिटिक हैं वो भी क्रेडिट लेने के लिए जो काम उनके कारण नहीं हुआ उसको भी वो चर्चा में लेकर आए। ये राजनीति का रूप है, होना भी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने इस दशक में इतने बड़े परिवर्तन किए रेलवे में, और रेलवे उनके लिए एक ऐसा विषय है जो उनके साथ जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी के बाल्यकाल से जुड़ा हुआ है, बहुत भावनात्मक संबंध है उनका। ऐसे विषय के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी, जो कि बिल्कुल हर बारीकी को समझते हैं, उन्होंने इन 10 वर्षों में रेलवे के हर आयाम पे काम किया है, रेलवे के हर पॉइंट पे उन्होंने ध्यान दिया है और इसका लाभ देश को मिला है, इसका लाभ रेलवे को मिला है। आज जब बजट पे रेलवे के डिमांड फॉर ग्रांट्स पे चर्चा हो रही है, तब मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज से 10 वर्ष पहले उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसका लाभ रेलवे को आज भी मिल रहा है और भविष्य में भी मिलेगा। रेलवे बजट को जनरल बजट में जब मिलाया, जब मर्ज किया, तो उसके 3 बड़े फायदे हुए। सबसे बड़ा फायदा हुआ कि रेलवे को अपने प्रोजेक्ट्स के लिए जितना यथेष्ट फंड मिलने लगा। पहले मात्र 24-25 हज़ार करोड़ और कभी मैक्सिमम मिला तो 30 हज़ार करोड़ रुपए मिलते थे। आज 2,72,000 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। वो इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक दूरदर्शी निर्णय लिया रेलवे बजट को जनरल बजट में मिलाने का। दूसरा उसका लाभ हुआ कि पूरे वर्ष आज कोई न कोई नए प्रोजेक्ट सैंक्शन हो रहे हैं, कोई न कोई नई ट्रेन चालू हो रही है, नए स्टॉपेजेस घोषणा हो रही है और आरंभ हो रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो कि पहले पूरे वर्ष नहीं होके केवल रेलवे के बजट के समय होते थे, यानी वर्ष भर इंतज़ार करना पड़ता था और बजट के समय में उसकी घोषणा होती थी। अब उसके बजाय पूरे के पूरे वर्ष में इसका लाभ मिल रहा है। और तीसरा बड़ा लाभ हुआ है, एक ट्रांसपेरेंसी आई है, बहुत ट्रांसपेरेंसी आई है। आज हर एक प्रोजेक्ट को एक आईटी सिस्टम के थ्रू मॉनिटर किया जाता है। जनरल बजट में मर्ज होने के कारण चाहे नीति आयोग हो, चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, हर एक जगह उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है
तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। तो मैं मानता हूं कि जो भी मान्यवर सांसद इस पॉइंट को आज और कल में रेज किए थे वो इस विषय को समझें कि इसके बेनिफिट कितने हुए हैं और उस बेनिफिट के साथ कई कई वर्षों तक इसका लाभ देश को मिलेगा, ये भी हमें समझने की बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो रिकॉर्ड एलोकेशन हुआ है बजट का 2,78,000 करोड़ रुपए का 26-27 फाइनेंशियल ईयर के लिए, और उसका लाभ करीब करीब हर राज्य को मिलेगा। हर राज्य में रिकॉर्ड एलोकेशन बजट का हुआ है रेलवे के डेवलपमेंट का। हम सब जानते हैं, चाहे कोई भी राज्य का नाम लें, आंध्र प्रदेश से ले, उत्तर पूर्वी राज्यों को ले, बिहार को ले, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सभी को रिकॉर्ड एलोकेशन हुआ है। और जो यूपीए के समय जितना बजट एलोकेशन मिलता था उसका कई कई गुना बजट एलोकेशन आज हुआ है। उसका लाभ भी जमीन पर दिखाई देता है, उसका लाभ भी दिखाई दे रहा है। जमीन पे प्रोजेक्ट्स भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, रेलवे की फाइनेंशियल हेल्थ अभी जो भी प्रयास हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन 10 वर्षों में बहुत सुधरी है। सबसे पहली बात ये कि जो पहले अकाउंट्स की एक क्रिएटिविटी होती थी वो न होके अब एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से अकाउंट्स आज पब्लिश किए जाते हैं, क्योंकि जनरल बजट में ये मर्ज हो चुका है। तो सभी पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ के जो अकाउंट्स होते हैं उसी तरीके से रेलवे के अकाउंट्स भी होते हैं। आज रेलवे के जो बड़े खर्चे हैं उसमें स्टाफ की कॉस्ट सबसे बड़ी है, करीब 1,19,000 करोड़ रुपए की। उसके बाद में एनर्जी की कॉस्ट है जिसमें डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों है। डीजल लगातार कम होता जा रहा है और बहुत जल्दी कंप्लीट भी फिनिश भी हो जाएगा। तो एनर्जी की कॉस्ट करीब 32,000 करोड़ रुपए है। और जो इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ उसका लाभ भी मिला है माननीय अध्यक्ष जी, करीब 6,000 करोड़ रुपए का रेलवे को बचत हुई है डीजल से इलेक्ट्रिसिटी में शिफ्ट होने के कारण। फिर फाइनेंस की कॉस्ट है करीब 23,000 करोड़ रुपए की, और पेंशन बहुत बड़ा खर्चा है, करीब 64,000 करोड़ रुपए का खर्चा है। इन सब खर्चों को मीट करने के बाद में भी आज करीब एक मॉडेस्ट सा सरप्लस बनता है, जो कि बहुत ही मेहनत और बहुत ही अच्छे माननीय प्रधानमंत्री जी की पॉलिसीज़ के कारण संभव हो पाया है। रेलवे का बहुत बड़ा फोकस है सेफ्टी पे, पैसेंजर एमिनिटीज़ पे और पैसेंजर्स के लिए जो सुविधाएं हैं उनको बढ़ाने के लिए। माननीय अध्यक्ष जी, इन 10 वर्षों में जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रेलवे का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, रेलवे में कार्गो करीब 1,055 मिलियन टन था 2004 से 14 वाले पीरियड में, 2013-14 में। आज 1,617 मिलियन टन पिछले वर्ष, और इस वर्ष जो अभी मार्च कंप्लीट होगा इसमें 1,650 मिलियन टन से आने के कारण विश्व में रेलवे भारत की सेकंड लार्जेस्ट कार्गो कैरियर बन गया है। ये बहुत बड़ा अपने आप में एक गौरव का विषय है। रेलवे ट्रैक जो यूपीए के समय में मात्र 15,000 किलोमीटर बने थे, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एनडीए सरकार में 35,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक्स बने हैं। विद्युतीकरण जो कि बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, माननीय पीयूष गोयल जी भी यहाँ पर प्रेजेंट है, बहुत इन्होंने इसमें अच्छा काम किया था। तो इलेक्ट्रिफिकेशन जो यूपीए के समय मात्र 5,200 किलोमीटर हुआ था, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के समय में 47,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, और करीब करीब 99% से अधिक इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे का हो चुका। फ्लाईओवर और अंडरपास आरओबी आरयूबी वो करीब जहां 4,000 बने थे यूपीए के समय में, अब 14,000 आरओबी आरयूबी बने हैं। डिजिटल स्टेशन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है सेफ्टी के लिए, यूपीए में मात्र 800 बने थे, अब 3,700 बने हैं इस दशक में। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग मात्र 1,500 किलोमीटर हुई थी, वो 4,000 किलोमीटर से ज़्यादा हुई। एलएचबी कोचेज़ जो कि सेफ कोचेज़ हैं,
मात्र 2300 ऐड हुए थे यूपीए के समय में। 48,000 एलएचबी कोचेस ऐड हुए इन 10 वर्षों। लोकोमोटिव्स मात्र 4,700 बने थे यूपीए में, 12,000 बने हैं इन 11 वर्षों। आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि काम हुआ है, आपको सुनना पड़ेगा। इस साल का भी बनाएंगे और हर साल आपको सुनाएंगे। वैगन इंडक्शन जो 1,33,000 था, 2 लाख से अधिक वैगन का इंडक्शन हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, एक और बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना है। रेलवे के इतिहास में, रेलवे के आरंभ से, ये सुनिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपको भी गौरव होगा। रेलवे के आरंभ से 2014 तक, रेलवे की स्टार्टिंग से 2014 तक रेलवे में टोटल 125 किलोमीटर टनल्स बनी थी। 2015 के बाद में, 2014-15 की शुरुआत से 486 किलोमीटर, 486 किलोमीटर टनल्स बनी है। अभी एक माननीय सांसद पूर्वोत्तर राज्य के बता रहे थे कैसे टनल्स बना के कनेक्टिविटी लेके गए, वैसे ही जम्मू कश्मीर के सांसद भी बता रहे थे। टनल्स, ब्रिजेस को लेके ही ये कनेक्टिविटी संभव हो पाई है और ये काम संभव हो पाया है क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दृढ़ संकल्प है रेलवे को विकसित रेलवे बनाने का। माननीय अध्यक्ष जी, कई ऐसे प्रोजेक्ट जो वर्षों से पेंडिंग थे वो कंप्लीट हुए हैं। चेनाब और अंजी के ब्रिज से कश्मीर की वैली देश से जुड़ी, जिसका बहुत लाभ हुआ। हम सब ने देखा जब बहुत ही कठिन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस थी, जब सब जगह स्नोफॉल था या लैंडस्लाइड्स थे, वहाँ पर रेलवे के माध्यम से ही कश्मीर से देश में लोग, भारत के साथ जो कनेक्टिविटी रही, सब जगह से लोग जा सके कश्मीर वैली में। सेब का यातायात ट्रांसपोर्टेशन हो पाया, साथ ही साथ सीमेंट, रॉड, कई चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन रेलवे से ही हो पाया। इसी तरह से ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी कंप्लीट हुआ। एक मान्यवर सांसद पूछ रहे थे कि क्यों कंप्लीट नहीं हुआ था, उनको मैं बताना चाहूँगा कि 2014 से पहले फ्रेट कॉरिडोर मात्र 0 किलोमीटर हुआ था, 0। आज 2,800 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है और आज 480 ट्रेन लगातार डेली फ्रेट कॉरिडोर पे चल रही है। इसी तरह से अहमदाबाद से मुंबई बुलेट ट्रेन 350 किलोमीटर से अधिक कंप्लीट हो चुकी है। स्टेशंस की बात भी कई जगह आई, कई मान्यवर सांसदों ने कहा, स्टेशन के बारे में मैं विस्तृत में बताऊंगा। 180 कंप्लीट हो चुके हैं, 500 करीब कंप्लीट होने की परिस्थिति में आ चुके हैं ऑलरेडी। बहुत तेजी से काम चल रहा है। कवच में भी 3,000 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं और 20,000 किलोमीटर पे काम तेजी से चल रहा है। स्पीड में ट्रैक्स का अपग्रेडेशन बहुत बड़ी मात्रा में हुआ है। करीब 80% रेलवे के ट्रैक्स अपग्रेड होके 110 kmph की स्पीड पोटेंशियल पे आ चुके हैं और 128 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स देश में बनके ऑलरेडी कमीशन हो चुके हैं, काम में लग चुके हैं। वंदे भारत चेयर कार की सर्विसेज 162 सर्विसेज चल चुकी है। मध्यम वर्गीय परिवारों ने इसको बहुत स्वीकार किया है। अमृत भारत ट्रेन्स जो कि गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी सर्विस है, 60 सर्विसेज चल चुकी है देश में। नमो भारत रैपिड रेल 4 सर्विसेज चल चुकी है। वंदे भारत स्लीपर 2 सर्विसेज चल चुकी है। हाइड्रोजन ट्रेन का डेवलपमेंट हो चुका है कंप्लीट, जो कि विश्व की सबसे पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन है, उसका डेवलपमेंट भी कंप्लीट हो चुका है। ये सब चीज़ें इस दशक में जो हुई है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत ही दूरदर्शी नेतृत्व के कारण ही संभव हो पाई है। माननीय अध्यक्ष जी, भारत का रेलवे ट्रैक का लेंथ अब बढ़ के 1,37,000 किलोमीटर 522 किलोमीटर हो चुका है, जो कि लगातार हर वर्ष बढ़ रहा है। और 756 मेगा ब्रिजेस, 13,815 मेजर ब्रिजेस, एक तरीके से कई चीज़ों में नए रिकॉर्ड बन चुके हैं इस वर्ष में। वैगन्स की संख्या बढ़ के 3,46,000 हो गई है। हम सब हमेशा न्यूज़ में पढ़ते थे कि पावर प्लांट में इतने दिन का कोयला बचा है, ये पावर क्राइसिस आ गया।
अब वो सब चीज़ें समाप्त हो चुकी है। अब हर एक पावर प्लांट में जितना कोल सेव करके, जितना कोल स्टोरेज करके रखना चाहते हैं उतना सफिशिएंट है। वैगन्स की संख्या रिकॉर्ड संख्या पे पहुंच चुकी है, 3,86,000, और कोचेस की संख्या भी रिकॉर्ड संख्या पे पहुंच चुकी है। 98,000 कोचेस भारत की रेलवे में नेटवर्क में आ चुके हैं। अभी माननीय अध्यक्ष जी, रिकॉर्ड संख्या में 25,571 ट्रेन डेली चल रही है, जो कि जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला है। अभी हमने देखा होली के समय बहुत ही अच्छे से सुगम तरीके से लोग पहुंच पाए अपनी जगह पे, और इससे पिछले दीपावली और छठ के समय में भी कोई दिक्कत आई नहीं। जनरली बहुत अच्छा एक साधन रेलवे अभी बन चुका है। माननीय अध्यक्ष जी, सेफ्टी पे भी बहुत अधिक फोकस है, और सेफ्टी के जो चारों मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं, ट्रैक्स का मेंटेनेंस, लोकोमोटिव्स, वैगन्स और कोचेस का मेंटेनेंस, जो ट्रेनिंग की प्रैक्टिसेस और नई टेक्नोलॉजी लाना, इन चारों पे लगातार फोकस देके एकदम मेटिकुलस प्लानिंग करके हर एक इंसिडेंट के रूट कॉज में जाकर उसको अगर टेक्नोलॉजी से सॉल्व करना है, ट्रेनिंग से सॉल्व करना है, या प्रोसेस को चेंज करके सॉल्व करना है, इसमें से कोई भी इन तीनों तरीकों से सॉल्व करके आज माननीय अध्यक्ष जी एक्सीडेंट्स में करीब 90% कमी आ चुकी है। लेकिन इससे भी ज़्यादा प्रयास और करने हैं, और ये प्रयास लगातार चलते रहेंगे, जिससे कि सेफ्टी में विश्व के सभी विकसित देशों के समकक्ष भारत भी खड़ा हो सके, वैसा प्रयास लगातार चलता रहेगा। सेफ्टी में इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छा है, करीब 1,20,000 करोड़ रुपए का सेफ्टी में इन्वेस्टमेंट है। माननीय अध्यक्ष जी, कई मान्यवर सांसदों ने कवच के बारे में यहाँ पर टिप्पणी की। मैं उसके बारे में बहुत स्पष्ट तौर पे बताना चाहूँगा कि कवच को नेशनल ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम 2020 में घोषित किया गया। इससे पहले कि अगर हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब यूपीए की सरकार थी, तब यूपीए की सरकार के समय एक एसीडी के नाम से टेक्नोलॉजी लाई गई थी, ऑटोमेटिक कोलिजन डिवाइस के नाम से एक टेक्नोलॉजी लेके आए थे 2006 से 2011 के बीच में, जब एकदम क्लियरली इस्टेब्लिश हो चुका था कि एसीडी से कोलिजन्स को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। फिर भी माननीय ममता जी, जो कि तत्कालीन रेलवे मिनिस्टर थी 2011 में, उन्होंने फिर भी एसीडी को इम्प्लीमेंट करने का डिक्लेयर किया, और उन्हीं की ही सरकार के समय, यूपीए की सरकार के समय ही रेलवे के टेक्निकल लोगों ने डिक्लेयर कर दिया था कि एसीडी एक फेल्ड टेक्नोलॉजी है, और उसको अबैंडन कर दिया गया था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जिम्मेदारी लेने के तुरंत बाद में कवच का डेवलपमेंट चालू किया। 2016 में पहला पायलट हुआ, 2020 में उसको नेशनल एटीपी डिक्लेयर किया, और 2020 से 2024 के बीच में जितनी भारत की सभी विषम परिस्थितियां हैं, विभिन्न परिस्थितियां हैं, उन सब को ध्यान में लेते हुए कवच का डेवलपमेंट कंप्लीट हुआ। 16 जुलाई 2024 को कवच 4.0 को टेक्निकली क्वालिफाई किया गया, अप्रूव किया गया, और उसके तुरंत बाद में जुलाई 2024 के तुरंत बाद में करीब 20,000 किलोमीटर का काम हाथ में लिया गया है, करीब 8,000 लोकोमोटिव्स का काम हाथ में लिया गया है। और ये बहुत मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूँगा, कवच केवल एक डिवाइस नहीं है, कवच एक पूरा सिस्टम है। कवच इज लाइक इंस्टॉलिंग कंप्लीट टेलीकॉम का नेटवर्क, उस तरह का काम है कवच को इंस्टॉल करना। इसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल लगता है, ट्रैक के साथ ही साथ हर एक स्टेशन पे डेटा सेंटर बनता है, हर 2.5 से 3 किलोमीटर पे टेलीकॉम के टावर्स लगते हैं, हर एक ट्रैक पे हर कुछ मीटर्स पे एक कवच का डिवाइस लगता है, और लोकोमोटिव के ऊपर कवच का डिवाइस लगता है। इट्स अ वेरी कंप्लीट सिस्टम, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम। बीइंग अ टेक्नोक्रेट, आई कैन से विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस कंप्लीट सिस्टम को लगाने के लिए हमारे प्रयास बहुत अच्छे हैं, और जो विश्व में जो समृद्ध देश है, जिन्होंने 20 वर्ष लगाए
इस तरह की टेक्नोलॉजी को कंप्लीटली अपने नेटवर्क्स में लगाने का। उससे बहुत कम समय में भारत में ये टेक्नोलॉजी सब जगह लगने का पूरा काम तेजी से चल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे इस चर्चा के जवाब में करीब 10 पॉइंट है। 10 में से पहला पॉइंट बजट और सेफ्टी पे रखा। दूसरा पॉइंट माननीय अध्यक्ष जी मैं रखना चाहूँगा जो हमारे एनडीए सरकार का और विशेषकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमेशा से संकल्प रहा है, गरीब से गरीब परिवार के जीवन में खुशियाँ लाना और हर वंचित वर्ग को उनका अधिकार दिलाना। ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की राजनीतिक विचारधारा है और ये भारतीय जनता पार्टी की और ये एनडीए सरकार की सबसे मूल पॉलिटिकल थॉट है और इसी थॉट पे हर काम होता है। और रेलवे भी गरीब की सवारी है, मध्यम वर्ग की सवारी है। और ये मैं आपको बहुत स्पष्ट तौर पे बताना चाहूँगा कि कई मान्यवर सांसदों ने एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की। आज मैं स्पष्ट तौर पे बताना चाहूँगा कि रेलवे में जनरल कोच का जो फॉल्स नैरेटिव कई मान्यवर सांसदों ने उठाने की कोशिश की, वो एकदम गलत है। आज भी रेलवे में जनरल कोच और स्लीपर कोच 70% है टोटल कोचेस की संख्या का, 70% है। एक मान्यवर सांसद ने पूछा कि आपने 2 वर्ष पहले डिक्लेयर किया था, कितने कोच जनरल के लगाए? मैं आपको एकदम स्पेसिफिक जवाब दूंगा। 2024-25 में 1250 एक्स्ट्रा जनरल कोच लगाए। जो नॉर्मल ट्रेन में 2+2 नॉर्मल जो लगते हैं, उसके अलावा 1250 एक्स्ट्रा जनरल कोच लगाए। और जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2025-26, इसमें 860 एक्स्ट्रा जनरल कोच लगाए। आप ये फॉल्स नैरेटिव न चलाएं। हमारी प्रतिबद्धता गरीबों के प्रति है और ये हर कार्यक्रम में दिखाई देता है, चाहे उज्ज्वला हो, चाहे हर घर अनाज पहुंचाना हो, चाहे टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन हो, चाहे पक्के मकानों का कंस्ट्रक्शन हो, चाहे 80 करोड़ परिवारों का। आज माननीय अध्यक्ष जी, हर जगह गरीब से गरीब घर में आज ये बात है स्पष्ट स्थायी रूप से स्थापित हो चुकी है कि अगर गरीब माँ का बेटा अगर शहर में काम कर रहा है, वो समय पे पैसे न पहुंचा पाए अपने घर, फिर भी वो माँ जानती है कि उसका एक बेटा है नरेंद्र मोदी, जो कि महीने के महीने उसके पास राशन पहुंचाता है, उसकी सेवा का ध्यान रखता है, उसके हर प्रकार के कल्याण के लिए वो समर्पित है। वही रेलवे में भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का समर्पण है गरीब के लिए, मध्यम वर्ग के लिए। मान्यवर अध्यक्ष जी, और इसी गरीब की सेवा की भावना के साथ ही अमृत भारत ट्रेन का डेवलपमेंट किया गया। अमृत भारत ट्रेन एकदम मॉडर्न ट्रेन है। एब्सोल्युटली जो फैसिलिटीज, जो टेक्नोलॉजी वंदे भारत ट्रेन में है, वही टेक्नोलॉजी अमृत भारत के ट्रेन्स में है। लेकिन मान्यवर अध्यक्ष जी, 1000 से अधिक किलोमीटर की यात्रा मात्र 450 रुपए में हो जाती है। वो गरीब के चेहरे पे, उस यात्री के चेहरे पे, उस मजदूर के चेहरे पे जो खुशी आती है और जो आशीर्वाद वो देता है मान्यवर अध्यक्ष जी, वो ये लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इन्होंने केवल गरीबी हटाओ के नारे दिए। इन्होंने केवल गरीबी हटाओ के नारे दिए। इन्होंने कभी भी गरीबों के प्रति सच्चा समर्पण कभी नहीं दिखाया मान्यवर अध्यक्ष जी। इन्होंने केवल और केवल गरीब को एक वोट बैंक बना के रखा। इनके लिए गरीब वोट बैंक से अधिक कभी भी कुछ नहीं था। मान्यवर अध्यक्ष जी, इसके साथ ही साथ आज मैं आपके सामने ये भी रखना चाहूँगा, आपके समक्ष ये भी रखना चाहूँगा कि अभी 60 सर्विसेज जो अमृत भारत की चल रही है, उसके साथ ही साथ 133 अमृत भारत ट्रेन्स का मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी चल रहा है, जो देश के हर गरीब परिवार के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। कितने राज्य इससे बेनिफिटेड हुए हैं? अभी जहाँ से भी चालू हुई है, चाहे बंगाल से हो, चाहे असम से हो, चाहे केरल से हो, चाहे तमिलनाडु से हो,
हर जगह से अमृत भारत जहां भी चालू हुई है, सब ने जी भर के आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, वंदे भारत ट्रेन्स भी बहुत ही अच्छी इस्टेब्लिश हो गई है। आज हर एक मान्यवर सांसद जब भी मिलते हैं, चाहे यहाँ पे अपने भाषण में कभी-कभी वो विरोध करते हैं, चाहे उसका क्रिटिसिज्म करते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तब उनको चाहिए वंदे भारत ट्रेन ही। वही डिमांड वही करते हैं। तो कभी कथनी एक और करनी एक, तो क्या करें। लेकिन वो कहते हैं ना, एक वो शेर है ना कि वो कत्ल भी करे तो चर्चा नहीं होती, हम आप भी भरे तो हो जाते हैं बदनाम। माननीय अध्यक्ष जी, ये विपक्ष का ऐसा ही रवैया है। अच्छा है, ऐसा ही रवैया हमेशा बना रहे और अपने स्थान पे कायम रहे तो अच्छा है। माननीय अध्यक्ष जी, साथ ही साथ वंदे भारत स्लीपर भी स्टार्ट हो गई है और जो अभी तक जितना फीडबैक आया है, पहली ट्रेन हावड़ा से असम के बीच में, गुवाहाटी के बीच में चली है। मैं डेली उसका फीडबैक लेता हूं पैसेंजर्स से। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत ही सेटिस्फेक्शन के साथ कहना चाहूँगा कि उस ट्रेन की टेक्नोलॉजी तो हम सब ने देखी होगी। जब हमने टेस्टिंग के दौरान 3 ग्लास पानी के रखे और उसके ऊपर 1 ग्लास और पानी का रखा और गाड़ी 180 की स्पीड पे दौड़ रही थी, 3 ग्लास पानी के, उसके ऊपर 1 और ग्लास पानी का, लेकिन ना तो पानी हिलता है न ग्लास गिरती है, ट्रेन 180 की स्पीड से दौड़ती है। ये एक मान्यवर सांसद जो आज अभी नहीं है यहाँ पर, टीएमसी के मान्यवर सांसद कह रहे थे ना कि जापान में जब जाते हैं पानी का ग्लास हिलता नहीं है। वो शायद भारत में ट्रैवल नहीं करते ट्रेन से, इसीलिए उनको पता नहीं है। लेकिन अगर वो भारत में भी ट्रैवल करते, वो वैसे एलिटिस्ट हैं, लेकिन वो अपने आप को राजनीति करने के लिए गरीबों की बात करते हैं, है उनका एलिटिस्ट रूप ही है केवल। तो वो ट्रेन भी बहुत अच्छी सक्सेसफुल हो गई है। 50 और ट्रेन का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। साथ ही साथ 238 ट्रेन मुंबई के लिए फुली डोर क्लोजिंग की एक मान्यवर सांसद ने उठाया, तब विषय फुली डोर क्लोजिंग वाली 238 ट्रेनों का निर्माण कार्य आरंभ हो रहा है। साथ ही साथ करीब 200 नई मेमू ट्रेन्स का भी उसका नया नाम इंटरसिटी देंगे, क्योंकि मेमू तो एक टेक्निकल नाम है, मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट। चूँकि वो 2 शहरों को जोड़ने वाली ट्रेन है, शॉर्ट डिस्टेंस कम्यूटर ट्रेन है, ग्लोबली उसको कम्यूटर ट्रेन बोलते हैं, उसको इंटरसिटी के नाम से जाना जाएगा। 200 नई मेमू ट्रेन का निर्माण कार्य भी आरंभ कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जो गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए जो समर्पण है, वो समर्पण एक और तरीके से दिखाई देता है। जब भी देश में कोई फेस्टिवल आता है, और हमारे देश में तो 12 महीने में 13 त्यौहार होते हैं, तो ऐसे में स्पेशल ट्रेन्स चलाने का बहुत अच्छे प्रयास और बहुत ही सक्सेसफुल प्रयास हुए हैं। जब यूपीए की सरकार थी, तब मात्र 2000-2500 स्पेशल ट्रेन्स चल पाती थी पूरे वर्ष में, मात्र 2000-2500। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि 2000-2500 का जो यूपीए का समय था, उससे बढ़ाकर 2023-24 में 40,000 एक्स्ट्रा ट्रेन्स चलाई गई। और इस साल तो 2025-26 में माननीय अध्यक्ष जी, ऑलरेडी एज ऑन टुडे 71,000 स्पेशल ट्रेन्स चल चुकी है। दीपावली और छठ के टाइम में 12,383 स्पेशल ट्रेन्स चली थी और अभी होली के समय ऑलरेडी 1,538 स्पेशल ट्रेन्स चल चुकी है। माननीय अध्यक्ष जी, जो 10 वर्षों पहले कोई भी सांसद या पूरे देश भर से ये होता था कि रेक दो, कोचेज नहीं होते थे, लोकोमोटिव्स नहीं होते थे, आज परिस्थिति एक ऐसी अच्छी आ चुकी है कि सफिशिएंट नंबर में स्पेशल ट्रेन्स चला पा रहे हैं, जिसका हमको जो गरीब से गरीब व्यक्ति है उसकी ट्रैवल, हर मध्यम वर्गीय परिवार की ट्रैवल आज उसके कारण सुगम हो चुकी है। इसके साथ ही साथ माननीय अध्यक्ष जी, गरीबों के और मध्यम वर्गीय परिवारों के मदद के लिए 75 स्टेशंस पे
होल्डिंग एरिया बनाने का, जैसे हमने न्यू दिल्ली स्टेशन के सामने होल्डिंग एरिया का एक अच्छा एग्जाम्पल देखा, तो 75 स्टेशंस पे होल्डिंग एरिया बनाने का काम बहुत तेज़ी से अच्छी स्पीड से चल रहा है। और साथ ही साथ नई पैसेंजर, नई मेमो, नई EMU, ये ट्रेन्स करीब करीब 1231 ट्रेन्स नई इंट्रोड्यूस हो चुकी है, जो कि आप सब देख ही रहे हैं, करीब करीब हर महीने नई ट्रेन्स देश भर में इंट्रोड्यूस हो रही है। ये सब गरीबों के लिए और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए है। और सबसे बड़ी बात मैं रखना चाहूँगा कि भारत में जो गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए ट्रैवल अफोर्डेबल रहे, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेलवे के पैसेंजर्स को 60,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी आज दे रहे हैं। 60,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। एक मान्यवर सांसद महोदय ने पूछा था कि मुंबई की इनकम का, तो मैं उनको जानकारी देना चाहूँगा, मुंबई में 3,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी रेलवे, भारत सरकार देती है रेलवे के ट्रैवल को अफोर्डेबल रखने के लिए। 3,000 करोड़ रुपए की। देश भर में 60,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाती है, जो कि बहुत बड़ा कंसेशन है। करीब करीब 45% कंसेशन हर एक यात्री को मिल रहा है। और ये बहुत ही बड़ा, हमारे जो पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, उससे भी सस्ती भारत की टिकट्स हैं, जबकि भारत की रेलवे बहुत अच्छी क्वालिटी की हो चुकी है। अगर हम यूरोप और जापान से कंपेयर करें तो यूरोप और जापान में भारत से 20 गुना अधिक रेलवे के टिकट्स हैं। और आज जो भारत की वंदे भारत ट्रेन्स हैं, अमृत भारत ट्रेन्स हैं, और उसकी स्पीड भी वो कंपेरेबल है यूरोप से, और इस तरह से, और अब आने वाले समय में जापान से भी बुलेट ट्रेन की कंपेरेबल हो जाएगी। तो माननीय अध्यक्ष, ये दूसरा विषय था कि रेलवे गरीब की सवारी है, मध्यम वर्ग की सवारी है और गरीबों के लिए समर्पित है, मध्यम वर्गों के लिए समर्पित है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं तीसरे विषय पे आऊँगा। आज कई मान्यवर सांसदों ने रेलवे में नौकरी का विषय उठाया। मैं बताना चाहूँगा कि इन 10 वर्षों में 5 लाख नौकरियां दी है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। रेलवे में 5 लाख नौकरियां दी है। और अभी 1,43,000 नौकरियां अभी दी जा रही है माननीय अध्यक्ष जी। और ये आज़ादी के बाद में पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेलवे के लिए एनुअल कैलेंडर बनाया है, लागू किया है। 2024 के जनवरी के महीने से और 2024 और 2025 और 2025 के जनवरी के महीने से 2025-2026 दोनों वर्षों में एकदम मेटिकुलसली जो प्रधानमंत्री जी ने एनुअल कैलेंडर लागू किया था उसका पालन हो रहा है। और आज 150 शहर में 15 भाषा में 3,60,00,000 कैंडिडेट्स एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से रेलवे की परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं। और आज उनको 1,43,000 नौकरियां रेलवे दे रहा है। और कहीं पे कोई कंप्लेंट ना आए, इसके लिए वॉर रूम की व्यवस्था की गई है। देश में कहीं से भी कोई भी छोटी से छोटी भी कंप्लेंट आती है, तुरंत मेरे पास तक उसका एस्केलेशन होता है और कोई भी उसमें कमी नहीं रखे। ये व्यवस्था रेलवे के एग्ज़ाम्स में की गई है और उसका फीडबैक भी सब जगह से लिया गया है। उसका फीडबैक भी बहुत अच्छा आया है। माननीय अध्यक्ष जी, आज इस व्यवस्था के कारण सभी कैंडिडेट्स के लिए, हर वर्ग के कैंडिडेट के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ बनी है। और जो कैंडिडेट रेलवे में पहले यूपीए के समय में 5-5 वर्षों में एक बार एग्ज़ाम होता था, तो कई छात्र उनकी एज बार हो जाती थी, आउट ऑफ एज हो जाते थे। आज उन सबको मौके मिल रहे हैं। उनके लिए फास्टर रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, ट्रेनिंग का फास्ट प्रोसेस हो गया है, अपॉइंटमेंट का प्रोसेस फास्ट हो गया है और एग्ज़ाम की एक सर्टेनिटी हो गई है। माननीय अध्यक्ष जी, इसका हमारे युवाओं को बहुत लाभ मिल रहा है और ये पक्की नौकरी बहुत इसका लाभ मिल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अब चौथे विषय पे आऊँगा, टेक्नोलॉजी पे और मेक इन इंडिया। माननीय मंत्री जी, मोदी सरकार में सब काम पक्के हो रहे हैं, टेंशन क्यों ले रहा चंद्रशेखर?
माननीय सदस्य, पीछे तक आवाज क्लियर आ रही है? आ रही है ना? ठीक। डायरेक्ट माननीय अध्यक्ष जी, नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, आ रहा है? ठीक है। चेक पीछे ओके। माननीय अध्यक्ष जी, आरंभ करो। माननीय अध्यक्ष जी, मैं चौथे विषय पे आऊँगा, टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया पे। टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया का बहुत अच्छा प्रभाव है। रेलवे में करीब करीब हर डिपार्टमेंट में, चाहे ऑपरेशंस हो, चाहे मेंटेनेंस हो, चाहे ट्रैक हो, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे स्टेशन हो, सब में टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। स्टार्टअप्स को जोड़ा जा रहा है और इसके कई उदाहरण हैं। मैं एकदम संक्षिप्त में दो उदाहरण आपके सामने रखूंगा। एक उदाहरण, क्योंकि कई मान्यवर सांसदों ने इसका वर्णन किया था, रेल वन ऐप पिछले साल जुलाई में लॉन्च की गई थी और जुलाई से लेके अब तक करीब 2.5 करोड़ यात्रियों ने रेल वन ऐप का डाउनलोड करके उसका उपयोग करना चालू किया है और करीब करीब डेली 9.5 लाख टिकट्स रेल वन ऐप से हो रहे हैं। इसमें सारे के सारे जो फैसिलिटीज़ हैं, टिकट का रिजर्वेशन, अनरिजर्व टिकट मिलना, प्लेटफॉर्म टिकट, ट्रेन की इंक्वायरी, पीएनआर का स्टेटस, पैसेंजर से रिलेटेड साफ सफाई की कोई भी कंप्लेंट करनी हो, वो सारा का सारा एक सिंगल ऐप में ऑलरेडी एक व्यवस्था हो गई है। मैं भी मान्यवर सांसदों से निवेदन करूंगा, अपने अपने क्षेत्र में इसका वर्णन करें और यात्रियों को इसके बारे में जानकारी दें। और इसके कारण साथ ही साथ जो आईआरसीटीसी का रेलवे का रिजर्वेशन सिस्टम है, वो 40 वर्षों के बाद में कंप्लीट उसका ओवरहॉल किया गया है, उसका कंप्लीट आर्किटेक्चर चेंज किया गया है और अभी आने वाले अप्रैल 10 के बाद में उसका एक एक करके एक स्टेशन बाय स्टेशन उसको रोल आउट किया जाएगा। करीब 6 महीने में उसका रोल आउट कंप्लीट होगा और उसका बहुत लाभ हुआ है। तत्काल के सिस्टम में बहुत बड़ा सुधार लाया गया है। बहुत सारे ऐसे तत्व थे जो बॉट्स और इलीगल सॉफ्टवेयर को यूज़ करके तत्काल का टिकट 1 मिनट के अंदर अंदर बुक कर लेते थे, उसको बहुत इफ़ेक्टिवली रोका गया है और आज तत्काल में बड़ा सुधार आया है, जो ज़्यादातर ट्रेन्स में इमीडिएटली मतलब करीब करीब 7 या 8 मिनट तक तत्काल का मिलता है और जो बहुत पॉपुलर ट्रेन है उसमें नेचुरली 3 मिनट के अंदर अंदर तत्काल का टिकट कंप्लीट होता है। साथ ही एआई कैमरास लगाए जा रहे हैं जिससे कि हाथी हो, बाघ हो और भी दूसरे जानवर, उससे सेफ्टी हो सके। आईओटी, एआई और एमएल बेस्ड मेंटेनेंस देश भर में लाई जा रही है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया था, उसमें रेलवे ने भी भाग लिया और मैं आपके समक्ष आज ये रखना चाहूँगा, बहुत ही गर्व की बात है देश के लिए। आज रेलवे का एक्सपोर्ट 24,000 करोड़ रुपए पार कर चुका है और उसमें और भी गौरव की बात यह है कि जर्मनी, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, यूके, मेक्सिको, स्पेन, स्विट्जरलैंड, इटली, न्यूजीलैंड, इस तरह के देशों को भारत से रेलवे के एक्सपोर्ट्स होने लगे हैं और ये केवल शुरुआत है। आने वाले समय में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का मेक इन इंडिया का फोकस है, वो बहुत ही देश के लिए लाभकारी होने वाला है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं 5वें विषय पे आऊँगा, स्टेशन के बारे में। कई मान्यवर सांसदों ने ये प्रश्न उठाया कि रेलवे के स्टेशन का डेवलपमेंट और तेज कैसे किया जाए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके सुझावों के लिए, लेकिन मैं ये भी बताना चाहूँगा कि विश्व में इतना बड़ा रेलवे का नव निर्माण का कार्य आज तक कहीं पर नहीं हुआ है और ये प्रधानमंत्री जी का ही दूरदर्शी नेतृत्व है कि 1300 स्टेशंस के नव निर्माण का काम उन्होंने हाथ में लिया है। 180 स्टेशन बन चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। करीब 500 स्टेशन ऐसे हैं जो कंप्लीशन के स्टेज पे आ चुके हैं और बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी,
सभी मान्यवर सांसद बहुत ही सम्मानित हैं, बहुत अच्छे विद्वान हैं। सभी समझते हैं कि रेलवे में ऑपरेशन जब यानी ट्रेन चल रही है, जब ट्रैफिक चल रहा होता है, उस टाइम में सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना होता है। विश्व में बाकी जो देश हैं वहाँ पर जब भी रेलवे के स्टेशन का पुनर्निर्माण का काम हाथ में लेते हैं तो ट्रैफिक को एकदम बंद कर देते हैं। कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें 8-8 वर्षों तक रेलवे स्टेशन को बंद रखा गया जब उसका पुनर्निर्माण किया गया। ये 1300 स्टेशंस की रीडेवलपमेंट का काम टोटल 6 वर्षों का है। इसमें 2 वर्ष करीब 2.5 वर्ष हुए हैं अभी तक, और इसमें बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है, बहुत प्राइमरी फोकस है सेफ्टी का ध्यान रखा जाए ताकि किसी भी पैसेंजर को या किसी को भी आने जाने वाले व्यक्ति को इसमें कोई हानि न हो। ये सब ध्यान रखते हुए काम किया जा रहा है और इसमें बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस है। एक मान्यवर सांसद ने प्रयागराज की बात कही, उन्होंने कहा कि कई प्रधानमंत्री आए। मैं उनको पूछना चाहूँगा कि अगर इतने प्रधानमंत्री आए तो क्यों किसी प्रधानमंत्री ने, कांग्रेस के किसी प्रधानमंत्री ने प्रयागराज स्टेशन का नवनिर्माण करने का काम हाथ में नहीं लिया? क्या उनके पास कोई जवाब है? ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ही ये काम हाथ में लिया, ऐसा क्यों? हमारे टीएमसी के सांसद महोदय अभी सब जा चुके हैं, उनको जवाब सुनने का तो हिम्मत भी नहीं है, क्योंकि उन्हें क्या मतलब है डेवलपमेंट से, वो तो विकास के विरोधी हैं। वो तो एक ऐसी पार्टी है जो बंगाल के विरोध में और पब्लिक के विरोध में और विकास के विरोध में उनकी सारी राजनीति रहती है। मैं भी उनको भी बताना चाहूँगा कि बंगाल में करीब 40 स्टेशन हैं जो कंप्लीशन के लेवल पे आ चुके हैं। 9 स्टेशन कंप्लीट हो चुके हैं, 40 ऐसे हैं जो कि कंप्लीशन के लेवल पे आ चुके हैं। और उनके टीएमसी की जब नेत्री जब रेल मंत्री थी, केवल घोषणाएं करते थे, केवल पेंट लगा देते थे, और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पुनर्निर्माण कर रहे हैं स्टेशन का, अगले 50 वर्षों के हिसाब से नवनिर्माण कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, साथ ही साथ स्टेशंस का एक और बहुत बड़ा काम हाथ में लिया है। 48 सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे बहुत डिमांड रहती है, वहाँ पर कैपेसिटी बढ़ाने का काम हाथ में लिया है और इसमें एडिशनल प्लेटफॉर्म्स बनाना, स्टेबलिंग लाइंस बनाना, पिट लाइन बनाना, नए कोचिंग टर्मिनल्स बनाना और कई तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हाथ में लिया है, जिसका रिजल्ट आने वाले वर्षों में बहुत अच्छा दिखाई देगा। और इसका प्रयास भी बहुत अच्छा है। मैं डिटेल में सारा एक्सप्लेन न करने के बजाय अगर आपकी अनुमति हो तो ये सारे विषय मैं टेबल पे रखूंगा, जिससे कि रिकॉर्ड में रहे किस तरह से मुंबई, पुणे और कई राज्यों में, कई देशों में, कई शहरों में इसका काम तेज़ी से चल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, ये इतने बड़े बड़े काम जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाथ में लिए हैं और काम इतने तेज़ी से चल रहे हैं, फिर भी मान्यवर सांसदों का स्वाभाविक है, उनका ये रहेगा कि और तेज करिए काम। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जैसा किसी एक शायर ने कहा है, जब से मैं चला मेरी मंजिल पर नज़र है, जब से मैं चला मेरी मंजिल पर नज़र है, इन आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। आज मंत्री जी बहुत शायर तो नहीं, वो तो मैं शायर तो नहीं, मैं तो मात्र एक टेक्नोक्रेट हूँ माननीय अध्यक्ष जी। शायरी तो ये सदन ने सिखा दी। माननीय अध्यक्ष जी, एक और विषय कई मान्यवर सांसदों ने यहाँ पे उठाया, वो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत अच्छा विषय उठाया। आज़ादी के बाद में पहली बार प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा मेथोडिकल तरीके से रेलवे के नेटवर्क को डेवलप करने का काम हाथ में लिया, जो प्रधानमंत्री गति शक्ति पोर्टल है, उस पोर्टल के माध्यम से, जिसमें देश भर के, पूरे देश के कंप्लीट उसका जियो मैप बनता है, जियो स्पेशल मैप है,
उसमें कंप्लीट रेलवे नेटवर्क को मैप करके जहाँ से भी डिमांड आती है, शहर है, गांव है, इंडस्ट्री है, पावर प्लांट है, जहाँ से भी डिमांड आती है, उसका पूरा एक साइंटिफिक तरीके से स्टडी की गई और 1.5 साल लगे उस स्टडी को करने में। उसको करने के बाद में बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए गए और उन प्रोजेक्ट्स में से लगातार कैबिनेट में अप्रूवल के लिए जा रहे हैं, जिससे कि देश में आने वाले 20-30 वर्षों के लिए अच्छी फाउंडेशन बन जाएगी और आने वाले 50 वर्षों के लिए उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। अब तक अगर हम देखें 2014 के बाद में करीब 27,000 किलोमीटर के नए रेलवे प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं, जो कि 4,27,223 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं। पूरी लिस्ट मैं सदन के टेबल पर रख लूँगा, उसको मैं डिटेल में नहीं पढ़ता यहाँ पर। माननीय अध्यक्ष जी, इसी तरह से उत्तर पूर्वी राज्यों में अष्टलक्ष्मी राज्यों में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। कई मान्यवर सांसदों ने इसका जिक्र भी किया। आज मिजोरम जुड़ चुका है रेलवे के नेटवर्क से। मिजोरम के माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी आते हैं वो कई ऐसे एग्जाम्पल देते हैं। सीमेंट की कॉस्ट कम हो गई, हाईवे में जो कंजेशन होता था वो समाप्त होने को आया। हर तरीके से यात्रियों को, प्रदेश के निवासियों को सबका लाभ हुआ। मणिपुर की कनेक्टिविटी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, नागालैंड का भी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। मेघालय में कुछ समस्या है, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी किया है कि वो तैयार करें लोगों को, लेकिन काम चालू नहीं हो पाता है वहाँ पे। सिक्किम में भी बहुत तेज़ी से काम आगे चल रहा है और ओवरऑल देश के कोने कोने में जो काम चल रहा है वैसा ही काम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी चल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं छठे विषय पे आऊँगा। छठे विषय में हमारे देश की जो सांस्कृतिक विरासत है, मैं उसका वर्णन करना चाहूँगा। किस तरह से भारत की सांस्कृतिक विरासत को कांग्रेस ने हमेशा भुला दिया था। एक तरीके से एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लाने का प्रयास रहता था। जो भी भारत का पर्व है, जो भी भारत की भाषा है, या जो भी भारत की वेशभूषा है, उस पे कांग्रेस के समय में एक तरीके से एक हीन भावना से देखा जाता था। लेकिन जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जिम्मेदारी संभाली, उन्होंने सबसे पहले प्राथमिकता दी भारत की संस्कृति पे, भारत के त्योहारों पे, भारत के भाषाओं पे। और आज उसका परिणाम है कि हर डिपार्टमेंट, चाहे टूरिज्म डिपार्टमेंट हो, चाहे रेलवे डिपार्टमेंट हो, चाहे शिक्षा हो, हर एक डिपार्टमेंट में एक तरीके से एक बड़ा परिवर्तन आया है, जिससे कि भारत के प्रति जो पुरानी हीन भावना कांग्रेस ने रखने की असफल प्रयास था, मैकॉले के समय से कांग्रेस की ही भावना चली आ रही थी, वो प्रयास सफल हो नहीं पाए थे। उसको भी प्रधानमंत्री जी ने परिवर्तन करने का एक बहुत अच्छा काम हाथ में लिया है। उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए आने वाले 2 वर्षों 3 वर्षों में जो बड़े कुंभ होने वाले हैं, नासिक में, उज्जैन में, हरिद्वार में, राजमुंद्री में और कुंभकोणम में, उन सब के लिए बहुत अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत करीब हर एक के डिटेल्ड व्यवस्था की गई है, सबके लिए मास्टर प्लान बनाए गए। जैसे नासिक है तो नासिक में नासिक रोड, देवलाली, ओढ़ा, खेरवाड़ी, कस्बे सुकेने, इन सब स्टेशंस के लिए विशेष प्रयत्न किए जा रहे हैं। 17 नए आरओ भी बन रहे हैं, 19 नए अंडरपासेस बन रहे हैं, कई जगह डबलिंग हो रही है, कई जगह ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का काम हो रहा है। ओवरऑल बहुत सारा काम हो रहा है। वैसे ही उज्जैन के लिए पिंगलेश्वर स्टेशन, विक्रमनगर स्टेशन, चिंतामणि गणेश, नाईखेड़ी रेलवे स्टेशन, फिर उज्जैन फतेहाबाद चंद्रावतीगंज की डबलिंग, इंदौर और उज्जैन को मिलाकर एक सेंट्रल कंट्रोल सेंटर बनाना, इस तरह से बहुत सारे काम हाथ में लिए हैं। हरिद्वार के लिए भी, हरिद्वार के स्टेशन को, हरिद्वार की कैपेसिटी को उत्तराखंड से भी और उत्तर प्रदेश से भी कंप्लीट उसकी कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाने का काम हाथ में लिया है। गोदावरी पुष्करम के लिए राजमुंद्री, गोदावरी, कोवूर, इन स्टेशंस पे बहुत सारा काम हाथ में लिया है। कुंभकोणम महामहम के लिए जो कि तमिलनाडु में है, उसके लिए भी बहुत सारे काम हाथ में लिए हैं। एक नया स्टेशन बनाया जा रहा है उसके लिए, तिरुनागेश्वरम, और कुंभकोणम स्टेशन के लिए भी बहुत सारे काम हाथ में लिए। तो एक तरीके से
जितना प्रयास हो सके भारत की संस्कृति को, भारत के गौरव को, जो हमारा हजारों वर्षों का जो हमारा इतिहास है, जिस इतिहास को पहले मुगलों ने और उसके बाद में अंग्रेजों ने और उसके बाद में कांग्रेस ने जो 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 भुलाने की कोशिश की, उसको फिर से रिवाइव करना और भारत फिर से वही समृद्ध देश बने, वही सशक्त देश बने और वही भारत माता की जय और भारत माता के जयकारे देश भर में लगे, वो दिन बहुत जल्दी आएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2047 तक भारत को वही वैभव दिला के रहेंगे। ये संकल्प उन्होंने हाथ में लिया है और उसी संकल्प के लिए सभी हम काम कर रहे हैं। मैं 7वां विषय आऊँगा, थोड़ा कड़वा विषय है माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि कई सांसदों ने ये आरोप लगाया, जवाब देना जरूरी है और जिनको जवाब सुनना था उनमें से आधे तो घर हाउस छोड़ के जा चुके हैं और जैसे आगे परिस्थितियाँ आने वाली है शायद वो परमानेंटली भी यहाँ से माननीय अध्यक्ष जी, केरल के माननीय सांसदों ने विषय उठाया कि केरल में डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो केरल की सरकार को पूछे और केवल आज की सरकार को नहीं, केरल में एक प्रथा रही है, एक बार कांग्रेस एक बार लेफ्ट, एक बार कांग्रेस एक बार लेफ्ट। तो जो 25-25 वर्षों से काम नहीं हो पा रहा है, छोटे से लैंड एक्विजिशन को भी ये सरकारें नहीं हो पाती है, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा ये कम्युनिस्ट कांग्रेस पार्टी की सरकारें केरल में चल रही है, कम्युनिस्ट कांग्रेस पार्टी की सरकारें चल रही है। ये सीसीपी की सरकार है। उन दोनों पार्टियों के बीच में एक गठजोड़ है, एक अंडरस्टैंडिंग है कि डेवलपमेंट नहीं होने देना है, डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं होने देना है। और मैं आंकड़ों के साथ कहूँगा, हमको 476 हेक्टेयर लैंड चाहिए, बहुत ज़्यादा लैंड नहीं है, 476 हेक्टेयर लैंड चाहिए रेलवे के प्रोजेक्ट्स के लिए। मात्र 65 हेक्टेयर लैंड, 14% लैंड एक्वायर किए। और उसके बाद में प्रश्न पूछते हैं यहाँ पर कि रेलवे के प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं होते। भाई, रेलवे के प्रोजेक्ट्स करने के लिए हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, संविधान है, संविधान के तहत जमीन, लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट, so you have to provide the land, you have to help the central government in acquiring land, then only the railway projects can be taken forward. उसमें आप क्यों नहीं मदद करते। भारत सरकार की तरफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रिकॉर्ड बजट दिया है, लेकिन आप भी एक कदम आगे बढ़ाएं, तभी जाके कुछ काम हो पाएगा। एक और एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, 106 फ्लाईओवर्स आरओबी आरयूबी करीब 15 साल से अधिक पेंडिंग पड़े हैं, जिसमें कांग्रेस की सरकारें भी थी, कभी परमिशन नहीं देते, कभी उसका अलाइनमेंट अप्रूव नहीं करते, कभी उसके लिए लैंड एक्विजिशन नहीं करवाते। अध्यक्ष जी, इज दिस द वे कांग्रेस एंड लेफ्ट विल कीप द पीपल ऑफ केरला अवे फ्रॉम डेवलपमेंट? एंड देन दे आस्क द क्वेश्चन, आई रिक्वेस्ट थ्रू यू ऑनरेबल स्पीकर सर दैट द स्टेट गवर्नमेंट्स, the current state government and the past state governments of Kerala, they have to be held accountable for the anti-development work, anti-development attitude they have shown. And same is the case in Tamil Nadu. Same is the case in Tamil Nadu. In Tamil Nadu, out of the 4,326 hectare land which is required for railway projects, only 24% land has been acquired by the state government. And then they say that why the railway projects are not being done. Railway projects can be done only when the state government, only when the state government acquires land. Honorable Speaker sir, I'll give very specific example. Tindivanam Tiruvannamalai new line, 71 kilometers, out of 276 hectare land,
only 33 hectare land has been acquired. You are partner there. Attiputtu Puttur new line, out of 189 hectare, 0 hectare land acquired, 0. Mannargudi Pattukottai line, out of 196 hectare, 0 land acquired, 0. In Tanjavur Pattakottai line, out of 152 kilometer, out of 152 hectare, 0 land acquired, 0. Honorable Chairman, Honorable Speaker, sir, if this is the attitude of the government of Tamil Nadu and the government of Kerala, then how the people will get justice? That is my question to the honorable MPs who were trying to raise this point. I'll now come to West Bengal, and I wish the TMC MPs would have been present here. Honorable Speaker, sir, I am giving facts. Honorable Speaker, sir, Honorable Speaker, sir, पश्चिम बंगाल के साथ बड़ा अन्याय किया है। उनके पश्चिम बंगाल में 60 ऐसे प्रोजेक्ट है रेलवे के जो पश्चिम बंगाल की सरकार ने, विकास विरोधी सरकार ने उसको रोक के रखा है, उसको आगे नहीं आने देते, उसके लिए जमीन नहीं रहने देते, और वो घुसपैठियों के लिए मदद करते हैं, घुसपैठियों के लिए मदद करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको स्पेसिफिक एग्जांपल दूंगा। एक मान्यवर सांसद जो अभी उपस्थित नहीं है, स्वागतदा, उन्होंने कहा कि कोलकाता की मेट्रो का डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ। मैं उनको बताना चाहूंगा, 40 साल में 1972 से लेकर 2014 तक मात्र 28 किलोमीटर का काम किया तत्कालीन सभी सरकारों ने मिलकर। यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने इन 11 वर्षों में 45 किलोमीटर का काम किया है कोलकाता की मेट्रो का, और इससे ज्यादा काम हो सकता था, लेकिन बेलघट्टा से एयरपोर्ट के सेक्शन पे चिंगड़ीघट्टा में 12 महीने हो गए, पूरा उसका डाइवर्जन रोड बनी हुई है। कलकत्ता की सरकार, वेस्ट बंगाल की विकास विरोधी सरकार उसके लिए परमिशन नहीं देती। मोमिनपुर से एस्प्लेनेड की माननीय अध्यक्ष जी, अगर मैंने कोई माननीय अध्यक्ष जी इसी टीएमसी की माननीय अध्यक्ष जी रिपोर्ट से निकाल दिया है, माननीय मंत्री जी को भी आग्रह कर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी रिपोर्ट से निकाल दिया है, अगर माननीय मंत्री जी को अगर भी मैंने आग्रह कर कोई दिया है। माननीय अध्यक्ष जी मैंने अगर कोई असंसदीय शब्द इस्तेमाल किया है तो कृपया उसे एक्सपंज कीजिएगा, लेकिन टीएमसी की महुआ मोइत्रा जी, माननीय अध्यक्ष जी, टीएमसी की महुआ मोइत्रा जी ने अपने मेडन भाषण में फासिज्म की व्याख्या की थी, तो वो आज मैं तो कहने में शर्म नहीं आनी चाहिए हमें। माननीय अध्यक्ष जी, मोमिनपुर से एस्प्लेनेड 3.5 वर्षों से परमिशन नहीं है। बारानगर से बरकपुर एनओसी नहीं दिया है। न्यू बरकपुर से बारासात लैंड एक्विजिशन नहीं किया है। सॉल्ट लेक से हल्दीराम तक उन्होंने परमिशन नहीं दी है। 99 फ्लाईओवर्स का कंस्ट्रक्शन पेंडिंग है। माननीय अध्यक्ष जी, ये विकास विरोधी सरकार पश्चिम बंगाल की है और पश्चिम बंगाल की जनता उस विकास विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। मान्यवर, मैं 8वें विषय पे आता हूँ। आज का भारत
एस्पिरेशनल देश है माननीय अध्यक्ष जी। इस देश में बहुत बड़ी आशाएं हैं और कई मान्यवर सांसदों ने पक्ष में, विपक्ष में, अपक्ष में सभी ने कई ऐसे उदाहरण दिए कि किस तरह से देश के रेलवे सिस्टम को डेवलप करने के लिए कई नए एग्जाम्पल्स दिए उन्होंने, और उनकी आशा भी है और देश की आशाएं भी मोदी जी से ही है, विपक्ष की आशाएं भी मोदी जी से ही है। तो ऐसे में मैं बताना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष जी कि बुलेट ट्रेन की प्रोग्रेस के बारे में कई लोगों ने प्रश्न चिन्ह उठाए। मैं उसकी प्रोग्रेस का आपके सामने विवरण प्रस्तुत करना चाहूँगा और आपके माध्यम से सदन के सामने रखना चाहूँगा कि पहले प्रोजेक्ट जो कि अहमदाबाद से मुंबई का प्रोजेक्ट है, उसकी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। करीब 435 किलोमीटर की फाउंडेशन कंप्लीट हो चुकी है, 426 किलोमीटर पियर कंस्ट्रक्शन हो चुका है, गर्डर्स लॉन्च हो चुके हैं, 338 किलोमीटर के ट्रैक इंस्टॉल हो गया, 168 किलोमीटर OHE मास्ट इंस्टॉलेशन हो गया, 146 किलोमीटर। कई स्टेशंस का काम कंप्लीशन पे आया है, वापी, बिलीमोरा, सूरत, BKC का काम बहुत अच्छा चल रहा है, भरूच, वडोदरा, आनंद नडियाद, अहमदाबाद, साबरमती, इसका काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। 17 नदियों पे ब्रिज बन चुका है, डरोथा नदी पे, दमनगंगा पे, कोलक पे, पार पे, औरंगा पे, खरेरा पे, कावेरी नदी पे, वेंगनिया पे, अंबिका नदी पे, पूर्णा नदी पे, मेंदोला नदी पे, तापी पर, किम नदी पे, नर्मदा जी पर काम चल रहा है बहुत तेज़ी से, दादर नदी पे, विश्वामित्री पर, माही नदी पर काम चल रहा है तेज़ी से, मोहर नदी पर कंप्लीट हो गया, वात्रक नदी पे कंप्लीट हो गया, मेशवा पे कंप्लीट हो गया, साबरमती पे बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। और जिस तरह से कोलकाता में पहली अंडर रिवर टनल बनी, वैसे ही अब भारत में पहली अंडर सी टनल, समुद्र के नीचे टनल 21 किलोमीटर की इस बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट के तहत काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, 5 किलोमीटर बन चुकी है। और जो 17 टनल्स है इस प्रोजेक्ट में, उन 17 टनल्स में से 7 टनल्स है जो, इसमें से करीब 2 में ब्रेक थ्रू हो चुका है, 5 में बहुत एडवांस चल रहा है प्रोग्रेस। और माननीय अध्यक्ष जी, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं बुलेट ट्रेन के, 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ये ट्रेन दौड़ेगी। मुंबई से अहमदाबाद 1 घंटे 57 मिनट में पहुंचेगी और एक तरीके 2027 में इसका अगले वर्ष 2027 में इसका पहला सेक्शन प्रोजेक्ट कमीशन करने का टारगेट लिया हुआ है, जिसमें बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। साथ ही साथ इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने और 7 नए बुलेट ट्रेन्स का डिक्लेयर किया है इस बजट में, उसके लिए भी बहुत तेज़ी से आगे काम बढ़ चुका है। इन 7 नए बुलेट ट्रेन से भारत में बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की लेंथ करीब 4000 किलोमीटर हो जाएगी और उसका देश में बहुत अच्छा प्रभाव होगा। मध्यम वर्गीय परिवारों को, गरीब परिवारों को एक बहुत सुगम भाई, आपकी तरह गरीबी हटाओ का नारा लगाने वाली सरकार नहीं है, गरीबों के लिए काम करने वाली सरकार है। तारिक जी, आप अपने पीरियड को अब भूल जाइए, वो समय बीत चुका है, एक सेकंड, चलो, वो समय बीत चुका है। अब माननीय अध्यक्ष जी, ये जो कुछ लोगों ने ये नैरेटिव करने की कोशिश की कि बुलेट ट्रेन की कॉस्ट कितनी है, तो मैं बताना चाहूँगा बुलेट ट्रेन का ग्लोबल स्टैंडर्ड है 400 करोड़ रुपीस पर किलोमीटर, जो कि RRTS का और मेट्रो का भी करीब उतना ही आता है, 300 to 400 करोड़ रुपीस पर किलोमीटर। और भारत की जो बुलेट ट्रेन बन रही है वो भी उसी बेंचमार्क पे है, बल्कि उस बेंचमार्क में जबकि पहली बार ये प्रोजेक्ट बन रहा है तो भी इतना अच्छा इसमें ध्यान रखा गया है कॉस्ट पे कि पहले ही प्रोजेक्ट में ग्लोबल बेंचमार्क को अचीव कर रहे हैं। और जो नए प्रोजेक्ट होंगे उसमें दिल्ली से वाराणसी 3.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। दिल्ली से वाराणसी
3.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। दिल्ली से लखनऊ 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। दिल्ली से लखनऊ 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। वाराणसी से, अरे भाई 2 मिनट सुन लो, मैं आपका भी बता रहा हूँ, आपका भी बता रहा हूँ। वाराणसी से पटना 1 घंटे से कम समय में पहुंच जाएंगे। अध्यक्ष जी, मुंबई और पुणे प्रैक्टिकली दोनों मर्ज हो जाएंगे। 48 मिनट्स में मुंबई से पुणे की जर्नी होगी। 48 मिनट्स में मुंबई से पुणे। पुणे से हैदराबाद, माननीय अध्यक्ष जी, पुणे से मोदी जी की सरकार ही करेगी, आप वहीं बैठे रहोगे और हम लोग काम करते जाएंगे। आप चिंता मत करना, मोदी जी की सरकार ही ये सब काम करके देगी। माननीय अध्यक्ष जी, पुणे से हैदराबाद 2 घंटे की जर्नी रहेगी। पुणे से हैदराबाद 2 घंटे की, हैदराबाद से बेंगलुरु 2.5 घंटे की जर्नी हो जाएगी। और हैदराबाद से चेन्नई वाया अमरावती 3.5 घंटे की जर्नी हो जाएगी। और अध्यक्ष जी, अरे भाई हम ही करेंगे, हम ही करेंगे, आप नहीं करोगे, हम ही करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, बेंगलोर से चेन्नई, सुन लो आपके काम आएगा। बेंगलुरु टू चेन्नई विल बी 73 minutes Bengaluru to Chennai, and this is the vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, which could not be achieved in 70 years, that our Prime Minister is working on, so that our people can get the benefits which are seen in the entire world. माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं 9वें विषय पे आता हूँ। बहुत सारे रिफॉर्म्स हाथ में लिए हैं, जिसका बेनिफिट मिलेगा। जो सबसे बड़ा रिफॉर्म हाथ में लिया है, माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूँगा, 1947 में भारत आज़ाद हुआ, 2047 में विकसित भारत का संकल्प प्रधानमंत्री जी ने रखा, लेकिन 1947 में आज़ादी के बाद में भी, वैसे आप सही कह रहे हो, आप क्या सही कह, समाजवादी पार्टी के लोगों ने पहली बार कोई सही बात कही है। 2014 के बाद में गरीबों की अगर किसी ने सुनी तो वो नरेंद्र मोदी जी ने सुनी। और इसीलिए जनरल कोच की सफाई ओरिजिन से डेस्टिनेशन के पूरी जर्नी में ध्यान रखने के लिए बहुत बड़ा रिफॉर्म हाथ में लिया है। और हर जोन में 4 ट्रेन्स जो लॉन्ग डिस्टेंस की है उनको पायलट बेसिस पे लिया गया है, जिसमें ओरिजिन से लेके डेस्टिनेशन तक, आरंभ से लेके यात्रा समाप्त होने तक पूरी ट्रेन, चाहे फर्स्ट क्लास हो, सेकंड क्लास हो, थर्ड एसी हो, स्लीपर हो या जनरल क्लास हो, हर कोच में सफाई का पूरा अभियान किया जाएगा और लगातार साफ किया जाएगा। ये बहुत बड़ा अभियान, बहुत बड़ा रिफॉर्म हाथ में लिया है। जो समाजवादी पार्टी के मान्यवर सदस्य कह रहे थे, बात सही है। 2014 के बाद में ही उस गुलामी की मानसिकता से आज़ादी मिली है। और आपका सफाई हो जाएगा, फिर से आपका सफाई हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अंतिम विषय पे आता हूँ। 10 माननीय, मैंने अटल जी के साथ काम किया है, मैं जानता हूँ उन्होंने देश के कितने बड़े परिवर्तन किए थे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अब अंतिम विषय पे आऊँगा, बॉर्डर एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर पे। कांग्रेस के डिफेंस मिनिस्टर प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने कहा था कि ऐसे रक्षा मंत्री थे विभूति, जिन्होंने कि ये कहा था कि बॉर्डर एरिया में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहिए क्योंकि चीन के लोग उसके उपयोग करके आ जाएंगे।
कांग्रेस की सोच थी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा समाजवादी पार्टी के मान्यवर सांसद का, जिन्होंने कहा कि 2014 से भारत को उस गुलामी की मानसिकता से आज़ादी मिली। सही कहा इन्होंने। तो समाजवादी पार्टी की इसी बात का मैं समर्थन करता हूँ। ये इसीलिए माननीय अध्यक्ष जी, आज बॉर्डर एरिया में बहुत सारा रेलवे का काम तेजी से चल रहा है। हम सब ने देखा किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया भर में गौरव बढ़ाया भारत का, जब चेनाब के पुल पर भारत का तिरंगा लेकर वो चले, वो गौरवमयी क्षण इतिहास में दर्ज हो गया। और जब देश का जब कश्मीर की घाटी को भारत के रेलवे नेटवर्क से जोड़ा, वैसा ही एक बॉर्डर एरिया को रेलवे नेटवर्क के साथ जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है। कई प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं, जैसे बारामूला से उरी बिल्कुल बॉर्डर तक पहुंचाने के लिए वो काम हाथ में लिया, उसकी डीपीआर बनी है। फिर काजीगुंड से बडगांव, इसका डबलिंग का काम हाथ में लिया है। फिर जम्मू राजौरी पूंछ से बारामूला तक का ये काम भी, इसका सर्वे काम चालू हुआ है। साथ ही साथ में आसाम में लंका से सिलचर न्यू लाइन का डीपीआर बन रहा है। डेकर गांव से न्यू सिलघट न्यू लाइन का काम डीपीआर बन चुकी है। अक्तौरी से डेकर गांव न्यू लाइन, इसका डीपीआर बन चुकी है। सलोना टू खुमताई न्यू लाइन का डीपीआर का काम चल रहा है। न्यू जलपाईगुड़ी से कामाख्या 3rd and 4th लाइन, उसका काम का सर्वे चल रहा है। फिर भूटान के साथ कनेक्टिविटी के दोनों प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गए। फिर शिवोक से रैंगपो का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। फिर मिज़ोरम की कनेक्टिविटी कंप्लीट हुई। मणिपुर का काम तेज़ी से चल रहा है। नागालैंड का काम तेज़ी से चल रहा है। फिर भूटान की कनेक्टिविटी के बारे में बताया मैंने। फिर राजस्थान में अनूपगढ़ से खाजूवाला जैसलमेर, ये नई लाइन बनाने का सर्वे का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है बॉर्डर के साथ साथ। फिर आगे जैसलमेर से बाड़मेर से भीलड़ी, पूरा का पूरा बॉर्डर के साथ, पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमा है, उस सीमा का काम चल रहा है। फिर पंजाब, अरे भाई बैठो ना, फिर पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भी नए प्रोजेक्ट हाथ में लिए। फिरोजपुर पट्टी की नई लाइन का काम चल रहा है। फिर गनौली से बद्दी, आप भी ताली बजा लो, आपके काम आएगी। गनौली से बद्दी का काम भी चल रहा है। फिर बेरी से मनाली से लेह का न्यू लाइन का डीपीआर भी बन रहा है। फिर पश्चिम बंगाल में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट हाथ में लिया है, जो कि हमारा चिकन स्नैक एरिया है, उसमें अंडरग्राउंड 30 किलोमीटर का डबल ट्रैक रेलवे लाइन बनाने का, जिससे कि कभी भी देश पे कोई आपत्ति ना आ सके। ऐसा है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन, और ऐसे थे कांग्रेस के डिफेंस मिनिस्टर। इसीलिए बहुत स्पष्ट तौर पे ये सिद्ध हो चुका है माननीय अध्यक्ष जी कि मोदी जी ही इस देश के लिए जो अच्छा काम करना है, उन्हीं के द्वारा ही संभव है, और मोदी है तभी मुमकिन है। इसी तरह से गुजरात में बॉर्डर के साथ साथ देशलपाट से हाजीपीर, लूना और वायोर से लखपत न्यू लाइन, और बिहार में और उत्तर प्रदेश में कंप्लीट नेपाल के बॉर्डर के साथ कंप्लीट इस लाइन को बना के कई जगह डबलिंग, कई सारे प्रोजेक्ट है माननीय अध्यक्ष जी। नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर डबलिंग, और माननीय जगदम्बिका पाल जी का प्रयास भी जो चलता है। खूब अच्छे प्रोजेक्ट इसमें तेज़ी से चल रहे हैं। तो माननीय अध्यक्ष जी, ये 10 विषय मैंने आपके सामने रखे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं माननीय अध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन 12.5 लाख कर्मचारियों को भी, जो कि चाहे दिवाली हो, छठ हो, होली हो, हर एक समय में, हर फेस्टिवल में अपने परिवारों से दूर रह के वो हमेशा काम में लगे रखते हैं। चाहे लोको पायलट्स हो, चाहे ट्रैकमैन हो, चाहे सिग्नलिंग के इंस्पेक्टर्स हो, चाहे पॉइंट्समैन हो,
चाहे कंट्रोलर हो, चाहे स्टेशन मास्टर्स हो, हर एक कैटेगरी के लोग, चाहे अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, जो देश में बहुत ही श्रद्धा के साथ, बहुत ही तन्मयता के साथ, बहुत ही मेहनत के साथ काम करते हैं। मैं निवेदन करूंगा विपक्ष से भी एक बार आप भी मिलके उनके लिए ताली बजा दीजिए। और जो कांग्रेस और डीएमके के सांसद नहीं बजा रहे हैं, उनको भी देश आज देख रहा है, और उनको भी देश आज देख रहा है कि आज कर्मचारियों के लिए भी उन्होंने तालियां नहीं बजाई। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अंत में माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं तो एक सिंपल सा टेक्नोक्रेट हूँ, बहुत साधारण कार्यकर्ता हूँ। उन्होंने जो सेवा करने का मौका दिया, जैसे माननीय अध्यक्ष जी, जैसे प्रभु श्री राम ने जब पुल बनाया था, तब कई लोगों ने उसमें पुल में काम किया। एक छोटी सी गिलहरी भी थी, जिस गिलहरी ने अपना छोटा सा योगदान दिया। मैं तो अपने आप को, जो विकसित भारत का जो पुल बन रहा है, जो विकसित भारत का, समृद्ध भारत का, एक सशक्त भारत का जो पुल बन रहा है, उसमें एक छोटी सी गिलहरी का रूप अदा कर रहा हूँ। और जो आप समय दे रहे हैं, जो आपने ये काम दिया, प्रधानमंत्री जी ने ये मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।